गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, तो कल की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि अपने सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है ना। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं आपके और कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है ना। सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया था कि 1 से लेकर 4 चैप्टर तक वो आपके रसायन विज्ञान से संबंधित है, 5 से लेकर 7 तक जीव विज्ञान से संबंधित है और 8 से लेकर 12 तक आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित है और 12 से लेकर 15 तक आपके सामान्य विज्ञान, जैव विविधता, मानव रोग इससे संबंधित है। तो अब अपन आज से, कल मैंने आपको सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल बता ही दिया था। अब आज से अपन शुरू करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर है पदार्थ, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? पदार्थ। आओ पदार्थ को जाने, या फिर इसके अंदर अपन को पढ़ना पदार्थ के बारे में। पदार्थ मतलब इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं मैटर, ठीक है ना। पदार्थ या मैटर। अब पदार्थ क्या होता है? देखो सबसे सिंपल सी बात है, पहले अपन को ये चैप्टर का नाम ही पदार्थ है, तो पदार्थ होता क्या है? पदार्थ का मतलब ये है कि जो अपने चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, सजीव है या निर्जीव है, वह सभी पदार्थ हैं। जैसे अपन देखते हैं अपने चारों तरफ, जैसे वायुमंडल है ना। अपने चारों तरफ जैसे थल मंडल है, थल मंडल के ऊपर मिट्टी के कण है, जैसे रेत है, रेत भी क्या है? पदार्थ है। पेड़ पौधे हैं अपने चारों तरफ, पेड़ पौधे भी क्या है? पदार्थ हैं। इसी प्रकार सजीव है, बिल्डिंग मटेरियल है, सजीव, निर्जीव, सभी चीज़ें क्या हैं? यहाँ तक कि जैसे हवा है, अग्नि है, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो पदार्थ को समझ सकते हैं, जैसे अपन अभी चल रहा है इसके अंदर, तो अपन क्या है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं जानते हैं। पदार्थ क्या होता है? इससे पहले अपने प्राचीन जो पूर्वज थे, प्राचीन आधारभूत जो तत्व थे, उनके अंदर भी यही माना गया था कि मनुष्य का शरीर किन से मिला हुआ है? 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जो अपने प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने भी कहा है कि मनुष्य का निर्माण किससे हुआ है? 5 तत्वों से। जो दार्शनिकों ने बताया 5 तत्व कौन कौन से, आपको याद भी होता होगा। सबसे पहले जैसे आपके 5 तत्वों के अंदर है वायु, है ना। नंबर 2 पे जैसे अग्नि, 3 नंबर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी, जिसके ऊपर अपन रह रहे हैं, पृथ्वी। और लास्ट है नंबर 5 पे है आपके आकाश। तो इन 5 तत्वों से मिलकर किसका निर्माण हो रखा है? मनुष्य का निर्माण हो रखा है। तो पहले अपने दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि मनुष्य का शरीर किन से निर्माण हुआ है? 5 तत्वों से मिलकर बना। 5 तत्व कौन से हैं? वायु, जो हवा अपन श्वास लेते हैं, अग्नि, आग, है ना, अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, जिसके द्वारा अपन जीवित हैं, है ना, जल, पृथ्वी जिसके ऊपर रहते हैं, आकाश जो अपने चारों तरफ ऊपर का जो वायुमंडल है, ये सारे इन 5 तत्वों से किसका निर्माण हुआ? मनुष्य का निर्माण हुआ। पहले के दार्शनिक बता रहे थे। अभी अपन समझते हैं कि अपने चारों तरफ क्या है? वो विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो पदार्थ, ये तो प्राचीन दार्शनिकों की धारणा थी कि मनुष्य का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ये तो आपके पुरानी बातें थी, ठीक है। इसके बाद में अब अपन पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो अपने टॉपिक के अंदर है, तो पदार्थ क्या होता है? देखो पदार्थ से संबंधित एक छोटा सा आपके प्रैक्टिकल है। जैसे पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के अंदर जैसे कुछ पुरानी अवधारणाएं, विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा, 2 अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं अपन समझें। तो एक विचारधारा के अनुसार तो पदार्थ क्या है? विचारधारा के अनुसार पदार्थ क्या है? एक जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, पदार्थ क्या है? एक विचारधारा के अनुसार तो ये है कि लकड़ी का टुकड़ा होता है जो क्या होता है? एकदम सतत होता है। उसके कण क्या होते हैं? एकदम चिपके हुए होते हैं, कोई उसके अंदर गैप नहीं होता। तो वो लकड़ी का टुकड़ा है, उसकी तरह क्या है? सतत है। और उसी प्रकार दूसरी विचारधारा के अनुसार अगर अपन समझें तो उसके अंदर है आपके, दूसरी विचारधारा के अनुसार है आपके, दूसरी विचारधारा के अनुसार है आपके पदार्थ क्या है? जैसे रेत के कण हैं, मिट्टी के कण है, रेत के कण जैसे कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, के कण अलग अलग होता है। तो इसके अंदर तो एक विचारधारा के अनुसार तो ये है कि पदार्थ क्या है? लकड़ी के टुकड़े के अनुसार क्या है? सतत है, निरंतर है ना। और दूसरे के अंदर दूर दूर है, कण अलग अलग है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार अपन पढ़ते हैं। सारी चीज़ें विज्ञान के अंदर सभी क्या है? अलग अलग है। एक विचारधारा के अनुसार तो पदार्थ क्या है? लकड़ी के टुकड़े के समान सतत है। एक विचारधारा के अनुसार पदार्थ क्या है? एकदम रेत के अलग अलग कणों के आधार पर अलग अलग है। तो ये विचारधाराएं भी आती है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं, जैसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। जैसे अपन क्या करते हैं, अपन घरों पे देखते हैं रोजाना कि ये चीज़ें देखते भी हैं कि पदार्थ का निर्माण किससे हो रखा है। नहीं, जैसे अपन काम में लेते हैं कि जैसे कोई एक बीकर है,
बीकर मतलब एक कोई पात्र लिया अपन ने, उस पात्र के अंदर अपन ने क्या भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है, जल भर दिया अपन ने। अब उसके अंदर अपन देखते हैं जल क्या होता है, तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में। ये तो आपके क्या है कि पात्र है, बीकर बोल सकते हैं इसको अपन, बीकर है, ठीक है ना। इसके अंदर ये क्या है, जल है। अब इस जल के अंदर अपन क्या करें, इस बीकर के अंदर अपन डालें, जैसे अपन नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं, क्या डाल लें, नमक डालें या फिर चीनी डालें, चीनी नहीं शर्करा, चीनी डालते हैं तो वो क्या होगा, नमक या चीनी का 1 चम्मच अपन जल के अंदर डालेंगे। जैसे ये 1 चम्मच डालते हैं अपन जिसके अंदर ये नमक है, ठीक है ना, ये चम्मच है जिसके अंदर क्या है, नमक डाला अपन ने। अब इस नमक को अपन इसके जल के अंदर डाल देंगे, ये नमक अपन ने इसके जल के अंदर डाल दिया और इसको अच्छे से हिला दिया। हिलाने से क्या होगा कि जो अपन ने नमक डाला या चीनी डाली, वो नमक क्या हो जाएगा, इस जल के अंदर पूरी तरह से घुल जाएगा और अपन इस नमक को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। पहले डाला तब तक अपन को पता था कि अपन ने 1 चम्मच डाला, लेकिन जब अपन इसको हिला देंगे, अच्छे से घोल देंगे, तो घुलने के बाद में नमक के कण क्या हो जाएंगे, जल के अंदर विलीन हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। तो विलय हो जाने से, लेकिन जल का आयतन उतना उतना ही रहता है, जल का आयतन कितना रहता है, उतना उतना ही रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो तरल पदार्थ होते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे इनके गुण, ठोस, द्रव और गैस। को द्रव के अंदर क्या होता है, जो कण होते हैं उनके बीच में क्या आता है, गैप होता है। कणों के मध्य क्या होता है, ये बीच में कणों के मध्य अवकाश पाए जाते हैं, जगह पाई जाती है, गैप पाया जाता है। तो वो जो कण होते हैं वो उसके अंदर जगह के अंदर स्थान ले लेते हैं और घुलनशील हो जाते हैं। तो जल का आयतन भी उतना उतना रहता है और जो अपन ने ठोस अवस्था में नमक डाला था वो उसके अंदर घुलनशील विलय हो गया, जिससे क्या हुआ, विलय होने से उसका आयतन भी उतना रहा और उसके कणों के बीच में उसने जगह ले ली। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो अपन डालते हैं पदार्थ वो क्या हो जाता है, जैसे इसके अंदर घुल गया तो वो जल के आयतन के बीच के जो कणों के मध्य जो गैप था, है ना, तो उनके अंदर वो घुल गया नमक, और अपन उसको नहीं देख पाते हैं और जल का आयतन भी नहीं बढ़ा, उतना ही रह गया। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, जैसे अपन नींबू का पानी बनाते हैं तो उसके अंदर डालते हैं ना, नींबू का रस डालते हैं, नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं, वो इसके अंदर घुल जाती है आसानी से और उसको अपन अलग से नहीं देख पाते। तो यही प्रक्रिया है जो पदार्थों के अंदर क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। जल क्या होता है, सबसे अच्छा, जल क्या है, सबसे अच्छा विलायक है। क्या है, विलायक, सॉल्वेंट है। विलायक एक होता है विलियन। देखो एक छोटी सी चीज़ समझ, नाम आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। विलियन क्या होता है, विलियन के अंदर 2 प्रकार से तत्वों से मिलकर बनता है विलियन। एक तो होता है आपके विलय, क्या होता है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय और विलायक, विलय तो वह होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, कण। जैसे इस पदार्थ के अंदर अपन ने जल लिया तो जल तो क्या हो गया आपके, जल तो क्या हो गया, यह तो आपके नमक है। जल तो क्या है, विलायक है, मतलब जल के अंदर जो भी चीज़ डालते हैं आसानी से घुल जाती है। अगर नहीं घुलती है तो उसको अगर अपन हल्का सा गर्म करें तो वो आसानी से घुल जाता है ना। तो जल तो क्या हो गया, विलायक, और जो विलय क्या है, नमक। मतलब जिसके अंदर घोला जाता है वो तो क्या कहलाता है, विलायक, और जिसको घोला जाता है वो क्या कहलाता है, विलय। ध्यान रखना, जिसके अंदर वो तो विलायक और जिसको घोला जाता है वो क्या कहलाता है, विलय। और इन विलय और विलायक से दोनों से मिलकर क्या बनता है, विलियन सॉल्यूशन। क्या बनता है, विलियन बनता है। आगे बात समझ में। तो विलियन के अंदर ये आपको छोटा सा चीज़ें याद रखें कि आपको विलय और विलायक क्या होता है। विलय तो जिसको घोला जाता है वो विलय, और विलायक जिसके अंदर घोला जाता है वो विलायक, और इस पूरे को क्या कहते हैं, विलियन। ये पूरा क्या है आपके, विलियन है। आगे बात समझ में। तो पदार्थ के अंदर अगर अपन घोलते हैं तो वो कण क्या हो जाते हैं, उसके अंदर जो गैप होता है उसके अंदर विलीन हो जाते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा जैसे पदार्थों के कुछ गुण होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण। जैसे पदार्थ क्या होते हैं, किस प्रकार के बने हुए होते हैं, है ना। तो पदार्थों के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा। पदार्थ क्या होते हैं, गति करते रहते हैं हमेशा। जैसे अपन देखते हैं कोई भी पदार्थ, जैसे गैस थोड़ा सा उसका खुला रह जाता है तो वो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है, अपन देखते हैं, है ना। जैसे अपन घरों में देखते हैं, घरों के अंदर गैस की अवस्था अपन देखें, जो जैसे अपना सिलेंडर होता है घर के अंदर खाना बनाने के लिए, है ना, भोजन पकाने के लिए जो सिलेंडर होता है, गैस की टंकी बोलते हैं अपन, है ना। तो उस सिलेंडर के अंदर हल्का सा अगर वो खुला रह जाता है तो अपन देखते हैं ना, तो वहाँ जाते घर के अंदर घुसते ही अपन को उसकी वो आ जाती है, गंध आ जाती है कि अपन आते ही बोल देते हैं कि आज गैस का वो स्विच ऑन है, खुली हुई है गैस, अपन को गंध आ जाती है। कैसे आ जाती है, लेकिन सिलेंडर तो आपके रसोई के अंदर पड़ा रहता है अंदर, और अपन घर के अंदर घुसते ही अपन को पता, अपन रसोई में थोड़ी गए थे,
फिर भी अपन को पता चल गया। क्यों पता चल गया? क्योंकि जो गैस के कण थे वो पूरे घर के अंदर फैल गए, है ना। इसके कारण अपन को पता चल गया कि जल के कण क्या होंगे, गैस के कण पूरे वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, विस्तृत फैल जाते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन। पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या क्या है, पदार्थ किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके बारे में आगे बात समझो। तो ये तो हो गया। इसी प्रकार जैसे एक प्रैक्टिकल और दिया हुआ है आपकी किताब में, जैसे अपन पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, याद है किसी को? पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अगर इसको अगर अपन, जैसे एक अपन ने क्या किया, ये प्रैक्टिकल है, जैसे इसको अगर अपन घोलते हैं तो ये गुलाबी रंग हो जाता है इसका, है ना। किसी पदार्थ के अंदर घोलते हैं तो ये क्या गुलाबी रंग हो जाता है। जैसे अपन ने क्या लिया, एक 100 ml का बीकर लिया, जिसके अंदर क्या कर दिया अपन ने, 100 ml जल डाल दिया। कितना डाल दिया? 100 ml, 100 ml जल डाला हुआ है, 100 ml जल डाल दिया। अब इस 100 ml में से अपन ने क्या किया, 10 ml बाहर निकाल दिया। इसमें से क्या किया अपन ने, 10 ml बाहर निकाल कर इसके अंदर 10 ml क्या मिला दिया, 10 ml क्या ऐड कर दिया इसके अंदर। तो बाकी बाद में कितना, देखो 100 ml अपन ने जल लिया, जिसमें से अपन ने 10 निकाल दिया, तो कितना रहा, 90 ml रह गया। अब इस 90 ml के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, 10 मिलीलीटर, ml का मतलब मिलीलीटर, 10 ml अपन ने क्या डाल दिया, KMnO4। तो ये वापस कितना हो गया, वापस 100 ml ही हो गया ना पूरा। विलियन तो 100 ml ही रहा, 10 ml निकाल के 10 ml डाल दिया, तो इसके अंदर क्या हो गया, ये 10 ml डालने से ये क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पानी गुलाबी रंग हो जाएगा, गहरा गुलाबी हो जाएगा। फिर और क्या, एक बीकर और लिया अपन ने, एक बीकर और लिया, और उस बीकर के अंदर अपन ने क्या डाला, वापस अपन ने क्या लिया, 100 ml लिया, 100 ml पानी लिया। अब उस 100 ml पानी के अंदर अपन ने क्या किया, इसमें से क्या किया अपन ने, 10 ml बाहर निकाला, विलियन जो गुलाबी रंग का था, इसमें से 10, इस 100 ml जल में से 10 ml वापस, 100 में से 10 वापस निकाल कर ये 90 ml रहा, और इस 90 ml में से इसमें से 10 ml निकाल कर इसमें डाल दिया, तो वापस ये क्या होगा, 100 ml। तो ये क्या होगा, इससे कम गुलाबी होगा। और ये प्रक्रिया और दोहराएंगे अपन, तो वो और कम गुलाबी होगी, आगे दोहराएंगे और कम गुलाबी होगी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे अपन इसके अंदर KMnO4 की कंसिस्टेंसी कम करते जाएंगे, तो धीरे धीरे उसका रंग भी क्या हो जाएगा, हल्का होता जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो विलयनशील होते हैं वो पूरे विलयन के अंदर घुल जाते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का भी एक ये प्रैक्टिकल छोटा सा दिया हुआ है आपके। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, है ना। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। कितनी, 3 अवस्थाएं हैं आपके पदार्थ की, पता भी होगा सभी को कितनी कौन कौन सी होती है, 3 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था होती है आपकी, कल बताया था मैंने आपको, ठोस, दूसरी होती है आपके द्रव, और लास्ट होती है तीसरी गैस। ठोस, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड और गैस, ये 3 अवस्थाएं हैं। अब इन तीनों अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं, है ना। इन तीनों अवस्थाओं के अगर अपन गुणों की बात करें तो गुण, ठोस अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था, जैसे ये डस्टर है, ये क्या है, ठोस अवस्था के अंदर है, हाँ। जो लिक्विड जैसे जल क्या है, द्रव अवस्था में है। गैस जैसे अपन गुब्बारे के अंदर गैस भरते हैं, अपन लेके आते हैं ना मार्केट से गुब्बारे, जैसे अपन वो मार्केट वाला अपन को एक छोटा सा पंप होता है, उसके पास में उस पंप से क्या करता है, गुब्बारे को इतना बड़ा फुला के दे देता है, तो उसके अंदर क्या भरता है, वो गैस भरता है। उसी प्रकार जैसे अपन गैस का सिलेंडर खाना पकाने के लिए रखते हैं, तो उसके अंदर क्या भरी रहती है, गैस, LPG गैस भरी रहती है खाने के अंदर। कौन सी गैस रहती है, LPG। LPG का पूरा नाम क्या है, 8th क्लास में पढ़ा है, LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगली बात समझ में, जो अपने घरों में खाना बनाने के लिए काम में लेते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एक होती है कौन सी गैस, CNG। CNG का इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस का मतलब संपीड़ित, नेचुरल का प्राकृतिक, और इसका गैस। तो ये याद रखें, छोटी सी एग्जाम में आ जाता है, CNG या LPG का पूरा नाम लिखे तो LPG का द्रवित पेट्रोलियम गैस, CNG का संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसका इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस का मतलब संपीड़न,
नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, गैस का मतलब गैस। तो ये भी याद रखना आपको, है ना। परिभाषा लिख लेना आप अच्छे से कॉपी में, और याद रखना लिखने की क्या छोटी सी नाम है, याद रह जाएंगे आसानी से। तो इनके अगर अपन गुणों की, अभिलाक्षणिक गुणों की बात करें तो ठोस, द्रव और ये गैस आपके चैप्टर में दिए हुए हैं इनके सारे गुणधर्म। ठोस क्या होते हैं? ठोस, सबसे पहले इनका आकार की बात करें तो ठोसों का आकार क्या होता है? एकदम क्या होता है? ठोसों का आकार निश्चित होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसका, ये डस्टर है, इसका आकार क्या है? फिक्स है, आयताकार है, तो ये क्या है? आकार इसका निश्चित होता है। लेकिन द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित कैसे होता है? द्रव का आकार अनिश्चित कैसे होता है? जैसे अपन ने 1 लीटर द्रव लिया, 1 लीटर द्रव लिया, पानी लिया अपन ने 1 लीटर, अगर अपन इस बीकर में डालेंगे तो जैसा इसका आकार है वैसा हो जाएगा द्रव का आकार। अगर अपन बड़े पात्र में, जैसे इस पात्र में ले लूँगा मैं, तो इसके अंदर ये पूरे के अंदर फैल जाएगा, इसके अंदर ऐसे फैल जाएगा। तो जैसे अपन पात्र में डालते हैं उस पात्र का आकार ले लेता है द्रव। तो द्रव आयतन उसका फिक्स है, लेकिन उसका आकार क्या है? फिक्स नहीं है। द्रव जैसे अपन पानी लेते हैं, अगर गिलास के अंदर डालेंगे तो वो गिलास के आकार का हो जाएगा, अगर अपन बड़े किसी पात्र में डालेंगे, है ना, तो उसके जैसे आकार हो जाएगा। तो इसका आकार निश्चित होता है ठोस का, लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है। और गैस का आकार भी क्या होगा? अनिश्चित होता है। गैस का आकार अनिश्चित कैसे? गैस का आकार, जैसे अपन ने सिलेंडर में गैस भरी तो वो सिलेंडर के जैसे हो जाएगी, अगर सिलेंडर से बाहर निकलेगी तो वो वायुमंडल में फैल जाएगी। तो क्या आकार है उसका? कोई आकार नहीं होता, पूरे के अंदर फैल जाएगी। तो आकार क्या होता है उसका? अनिश्चित होता है। अब दूसरी बात, आकार के बाद में आता है आपके आयतन। आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित मतलब ठोस, इसका आयतन फिक्स है। जैसे ये आयताकार है तो इसका आयतन फिक्स है, ठीक है। इसके अंदर भी द्रव का आयतन क्या है? ये नहीं, ये आयताकार, तो इसकी आकृति फिक्स है। आयतन मतलब जैसे अपन ने 1 किलोग्राम का कोई ठोस पदार्थ लिया है ना, तो वो उसका आकार आयतन फिक्स है। उसी प्रकार द्रव का आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे अपन ने 1 लीटर दूध लिया है तो वो 1 लीटर रहेगा, किसी भी पात्र में डालेंगे तो 1 से 2 लीटर थोड़ी हो जाएगा वो, है ना। जैसे कोई पात्र खाली है, जैसे मैंने ये पात्र लिया, इसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध डाला तो वो 1 लीटर ही रहेगा। अगर मैंने ये पात्र लिया तो इसके अंदर 1 लीटर दूध डालेंगे तो वो 1 लीटर ही होगा। तो आयतन तो क्या होगा? इसका निश्चित है। और गैसों का आयतन भी क्या होता है? 1 लीटर गैस, है ना, तो आयतन भी क्या होता है? गैसों का आयतन भी निश्चित होता है। जितना अपन लेंगे वो उसका फिक्स हो जाएगा। फिर दूसरा विसरण। विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। विसरण का आकार होता है आपके फैलना। मतलब जैसे ठोस है, इसको अगर अपन पटकेंगे तो ये फैलेगा थोड़ी, ये इसका आकार फिक्स है। तो विसरण इसमें क्या होता है? नहीं होता है, नगण्य होता है, बहुत कम होता है। विसरण नहीं होता है, फैलता नहीं है ठोस, है ना। उसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो बहुत कम मात्रा में होता है ना। नगण्य बहुत कम लिख दो, विसरण इसका बहुत कम होता है। लेकिन द्रव का विसरण क्या होता है? विसरण ठोस की तुलना में तो क्या होता है? ठोस से अधिक, और गैस से क्या होता है? गैस से कम होता है विसरण इसका। ठोस से तो क्या होता है? अधिक होता है। ठोसों के अंदर विसरण क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। अपन जैसे लोहा है, उसको अगर अपन बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो हल्का सा उसके अंदर विसरण आएगा। लेकिन ठोसों के अंदर विसरण बहुत कम होता है, और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा विसरण होता है। और लेकिन द्रव के अंदर क्या होता है? ठोस से अधिक होता है और गैसों से क्या होता है? कम होता है। जैसे अपन 1 लीटर पानी है या फिर 1 बूंद पानी डालेंगे तो वो थोड़ी सी दूर जाएगी, फैलेगी, है ना। लेकिन गैस के अंदर अगर अपन गैस का अगर सिलेंडर थोड़ा सा खुला रह जाएगा तो वो पूरे वायुमंडल में फैल जाएगी, है ना। तो विसरण क्या होता है? अत्यधिक होता है इसके अंदर। गैसों के अंदर विसरण बहुत ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। गैस का थोड़ा सा सिलेंडर खुला रहने पर अपन को पूरे घर में क्या होता है? उसकी गंध दिखाई क्या पता चल जाती है कि गंध आ रही है इसकी, है ना। अब आपने कभी देखा होगा कि जैसे अपने जो LPG गैस होती है जो अपने घरों में काम में लेते हैं, उस गैस के अंदर क्या होता है? गंध नहीं होती है। वो क्या होती है? उसके अंदर कोई गंध नहीं होती है। लेकिन अगर उसके अंदर गंध नहीं होगी तो अपन को पता भी नहीं चलेगा कि गैस निकल रही है या बाहर नहीं निकल रही है।
तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ये कंपनी वाले होते हैं जो पैकिंग करते हैं सिलेंडर के अंदर गैस डालते हैं, वो क्या करते हैं उस सिलेंडर के अंदर थोड़ी सी एक गैस डाल देते हैं, जिससे क्या होती है उससे दुर्गंध आती रहे। तो उस गैस के अंदर दुर्गंध के लिए एक अलग से पदार्थ मिलाया जाता है जिससे उस गैस के अंदर गंध आए। अगर वो दुर्गंध नहीं डालेंगे तो अपन को पता ही नहीं चलेगा कि गैस आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या होता है, उसके अंदर कोई दुर्गंध मिलाई जाती है। विसरण के अलावा अगला गुण है इसके अंदर संपीड्यता। संपीड्यता को मत बोलते हैं कंप्रेशन, दबाना किसी चीज़ को। संपीड्यता का मतलब होता है दबाना, दबाने से संबंधित है। ठोसों को अगर अपन मैं इसको डस्टर को अगर मैं दबाता हूँ तो ये दबेगा थोड़ी। संपीड्यता क्या होती है, इसके अंदर बहुत कम होती है। इसके अंदर ठोसों के अंदर संपीड्यता बहुत कम होती है, लेकिन द्रव के अंदर संपीड्यता वही प्रोसेस है, ठोस से अधिक होती है, लेकिन क्या होती है गैस से कम होती है। और गैस के अंदर क्या होती है, संपीड्यता अत्यधिक होती है। गैस को अगर अपन जितना संपीड़ित करना चाहें, जैसे अपन देखते हैं घरों के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एक सिलेंडर लाते हैं अपन 10 किलो या 15 किलो का सिलेंडर, 15 किलो का आता है सिलेंडर। तो उसके अंदर क्या होता है, वो अपने जैसे घरों में महीने भर चल जाता, 2 महीने चल जाता, किन्हीं किन्हीं घरों में 6-6 महीने तक चल जाता। क्यों चल जाता, वो 15 किलो गैस क्या होती है बहुत ज़्यादा उसको कंप्रेस करके उसके अंदर दबाकर भरी जाती है, जिससे क्या होती है वो लंबे समय तक चल सके 15 किलोग्राम, है ना। तो इसकी संपीड्यता क्या होती है, ठोसों की बहुत कम होती है, गैसों की उससे अधिक होती है। लेकिन क्या होता है, गैसों की संपीड्यता बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ठोसों का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, विसरण बहुत कम होता है, संपीड्यता बहुत कम होती है ना। इसके अलावा ठोस क्या होते हैं ये गुणधर्म हो गए आपके। इसके अलावा इसको अपन एक डायग्राम से समझ सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस को। डायग्राम के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये मिटा देता हूं इनको पहले, फिर उसके बाद में समझाता हूँ। ये तो लिख लिए होंगे, आगे ही बात समझ, सिंपल सी चीज़ें हैं आपके, नॉर्मल बातें हैं, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा सिलेबस भी नहीं है ना। इनके बीच में कणों के मध्य गैप कैसे होता है, जैसे देखो ठोसों के अंदर जो कण होते हैं, जैसे मैं एक पात्र है इसको लेता हूँ, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया मैंने और उसका अगर अपन जूम करके देखते हैं तो उसके अंदर जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम ऐसे इस प्रकार से पास में होते हैं ऐसे। है ना, एकदम पास में चिपके हुए होते हैं ठोसों के अंदर कण। आगे बात में ठोस के अंदर कण बिल्कुल पास में होते हैं, जैसे द्रव के अंदर बनाता हूं मैं आपके छोटा सा डायग्राम। द्रव के अंदर थोड़े कण क्या होते हैं, दूर होते हैं ऐसे, थोड़ा सा क्या होता है उनके अंदर गैप होता है। तो द्रव के अंदर या ठोसों के अंदर कण बिल्कुल पास में, द्रव के अंदर उससे थोड़े दूर होते हैं। और गैस की बात करें अपन तो गैस के अंदर कण क्या होते हैं, बिल्कुल दूर में होते हैं, ये ऐसे। तो आगे बात समझ में, ठोसों के अंदर जो कण होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, पास में होते हैं। इनके अंदर गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, कण बहुत पास में होते हैं। और द्रव के अंदर क्या होता है, ये जैसे देखो ये क्या होते हैं, ये क्या है, गैप है। तो इसके अंदर कण क्या होते हैं, दूर होते हैं। और गैस के अंदर तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ना, इनके मध्य कण बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। आगे बात समझ में, ठोस, द्रव और गैस की परिभाषाएं अपन लिख सकते हैं। ठोस में कणों के मध्य क्या होता है, जो गैप होता है, अवकाश होता है, वो बहुत कम होता है, बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है ना, बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। लेकिन द्रवों के अंदर उससे ज़्यादा होता है और गैस के अंदर तो कणों के मध्य बहुत ज़्यादा दूर में होते हैं। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और उनके ऊपर विचार चल रहा है, एक तो प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन, BEC, जो आपके पिछली साल की किताब में दिया था, BEC बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और तीसरी एक थी प्लाज्मा, है ना। तो ये 4 और 5वीं अवस्था भी बताइए, लेकिन अपन को कौन सी पढ़नी है, ये 3 अवस्थाएं मेनली पढ़ते हैं अपन। एक तो होती है आपके ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अंदर उदाहरण ले सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं, लोहे का टुकड़ा ले सकते हैं, ये सभी क्या ठोस के उदाहरण है। पत्थर का टुकड़ा लिया, ठोस। द्रव का अगर उदाहरण ले अपन तो द्रव के अंदर पानी, दूध, है ना, ये सभी क्या है, तेल, ये सभी क्या है, द्रव के उदाहरण है। इसके अलावा गैस के अंदर LPG, CNG,
है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सभी क्या इसके एग्जाम्पल हो गए। ठोस के अंदर उदाहरण बात करें अपन तो लकड़ी का टुकड़ा और लोहे का टुकड़ा, और इसके अंदर तेल, दूध, जल, ये सब हो गए इसके उदाहरण। और गैस के अंदर एलपीजी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें क्या है, गैसों के उदाहरण हो गए। तो अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ तक आज तक अब कल की क्लास में तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये आपकी सेकंड क्लास है 9th क्लास के लिए, चैप्टर नंबर पहला है आपके, ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1 है आपके, ठीक है ना, पदार्थ के बारे में जानने के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर अपन पढ़ रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ चैप्टर नंबर 1 के अंदर पहले अपन ने ये पढ़ा कि आपके पदार्थ क्या होता है। पदार्थ अपन किसको कह सकते हैं, जो अपने चारों तरफ जैसे मिट्टी के कण है, हवा है, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु सभी पदार्थ हैं। अब पदार्थ के अंदर अपने जो पहले पुरानी विचारधाराएं थे उसके अंदर भी यही बताया हुआ है कि अपना शरीर भी किससे मिलकर बना हुआ है, पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पंच तत्व कौन कौन से बताए मैंने, याद है अभी आपको, पंच तत्व मैंने बताया था आपको, सबसे पहले अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो इस प्रकार से ये 5 क्या हो गए आपके पंच तत्व बताए मैंने, है ना, जो आपके पुरानी विचारधाराओं के अनुसार है। और इसके बाद में अपने 2 विचारधाराएं पढ़ी जिसके अंदर पदार्थ क्या होते हैं। एक विचारधारा के अनुसार तो पदार्थ क्या है आपके, पदार्थ हैं लकड़ी के टुकड़े के समान सतत, जिसके कणों के मध्य कोई गैप नहीं होता है, बहुत कम गैप होता है। इसके अलावा दूसरा ये विचारधारा के अनुसार पदार्थ के कण रेत के कणों के अनुसार होते हैं, अलग अलग दूर दूर होते हैं, है ना। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा। फिर उसके बाद में पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कितने प्रकार की होती, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। फिर उनके गुणधर्म पढ़े। ठोस के अंदर क्या होता है, ठोस के अंदर आकार निश्चित होता है, द्रव के अंदर अनिश्चित होता है, गैस के अंदर अनिश्चित, आयतन निश्चित, फिर अनिश्चित। फिर उसके अंदर विश्रण की दर क्या होती है, संपीड़ितता कितनी होती है ना, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। अगली बात समझ में। तो यहाँ तक आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे ठोस की अवस्थाएं। कल इसके आगे के अंदर तापमान, दाब के प्रभाव क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर तो अपन आप ये आसानी से पढ़ें मेरे अनुसार। मैंने बहुत अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे मन लगा के तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। और 9th की NCERT की किताबें आ गई है मार्केट में, आप किताबें ले लें और धीरे धीरे नोट्स बनाने शुरू कर लें, पढ़ाई शुरू कर लें आज से, ठीक है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।